गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंट में हमने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। तो क्या क्या वो चेंजेस हैं, किस तरह से वो इम्पैक्ट करेंगे पूरे हमारे हिंदुस्तान के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा अपने को। अगर हम लोग नया देख रहे हैं तो हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं पुराने वाले से। पुराने वाले इन द सेंस कि 1968 और 1986 में भी चेंजेस लाया गया था, मॉडिफिकेशंस लाया गया था एजुकेशन पॉलिसी को 1968 में, 1986 में, और अभी आया है 2020 में। तो इन तीनों में क्या अपने को चेंजेस देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग पूरा नटसेल में देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कोशिश करेंगे अच्छे से याद कर लेने का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये जो डेटा मैंने लिया है, ये डेटा मैंने बेसिकली विकिपीडिया से लिया है, कुछ एक जर्नल से उठाया है, द हिंदू से लिया है, और PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मैंने ये डेटा लिया है। पूरा इसको कोलेट करके मैं आप लोगों के सामने से इसको वीडियो को अभी पेश कर रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पॉलिसी में। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड, फाइनल अप्रूवल हो चुका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। ठीक है। The new policy aims to pave way for transformational reforms in school and higher educational systems in the country. देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स मतलब कुछ ऐसे रिफॉर्म्स देखने को अपने को मिल रहा है जिसकी हमने नॉर्मली मतलब जल्दी हम लोग कल्पना नहीं करते हैं। यार ऐसा भी कुछ बदलाव किया जा सकता है, मतलब उस तरह का कुछ बदलाव हुआ है इस पॉलिसी में, ये भी हम लोग देखेंगे हमारे इस वीडियो में। एंड हायर एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री, ये केवल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, स्कूल एजुकेशन की बात नहीं, ये हायर एजुकेशन सिस्टम में भी क्या क्या चेंजेस हुए उसका भी बात कर रहा है, वो भी हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। मेरे इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है। द पॉलिसी विल रिप्लेस द 34-year-old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। आज से ठीक 34 साल पहले, 34 इयर्स बिफोर, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था, NPE 1986 में आया था। आज 34 साल के बाद 2020 में आया है। तो अभी देखिए, ये जब 34 साल पहले आया था उसमें क्या क्या ऐसा पॉइंट था जो आज वाले में नहीं है। अगर जब हम लोग पहले वाले को नहीं देखते हैं, हिस्ट्री को जब हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग प्रेजेंट को सही से नहीं समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट में जो अभी हुआ है, 2020 में जो हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको जानने से पहले हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं कि आखिर हिस्ट्री में ऐसा क्या क्या चेंजेस हुआ था जिसके कारण अभी इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हिस्ट्री नेशनल एजुकेशन ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। इसमें सेम टू सेम वही था, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के कॉलेजेस तक था, इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। द फर्स्ट NPE वॉज प्रोमलगेटेड, देखिए जो सबसे पहला NPE हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये 1968 में हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1968 में जब फर्स्ट टाइम हुआ था। जब दूसरी बार हुआ था उस समय सेकेंड टाइम ये राजीव गांधी जी की सरकार थी, ये हुआ था 1986 में। देखिए 19 दोनों में कॉमन है, पहला वाला 68, अगर इस 68 को उल्टा कर देते हैं, 8 को पहले 6 को बाद में कर देते हैं तो सेकंड वाला हुआ था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि कब कब हुआ था, 1968, उसके बाद 68 को अगर हम लोग जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो 86 बन जाता है। ये 1986 में दूसरा हुआ था, पहला का टाइम में इंदिरा गांधी थी, दूसरे के टाइम में राजीव गांधी है, और थर्ड टाइम जो भी हम लोग देख रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है 2020 में। ठीक है। The Union Government established the University Education Commission, ये 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन NEC का गठन किया गया था। उसके साथ ही साथ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में और 1953 में हुआ था। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हम लोग देखते हैं UGC एंड द कोठारी कमीशन, ये 1964-66 में हुआ था। इस पॉइंट को प्लीज याद कर लीजिए कि UGC का जो गठन हुआ था और कोठारी कमीशन का जो गठन हुआ था 1964-66, 1964 से लेकर 66 तक में हुआ था। टू डेवलप प्रपोजल्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इसका मेन मोटो था कि किस तरह से हम लोग इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को और मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
इसको एट पार विथ अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके साथ में कैसे हम लोग ला सकते हैं, मतलब कि किसी भी सेंस में हमारा एजुकेशन पिछड़ा हुआ ना लगे, हर सेंस में ये एक एडवांस बना हुआ है, इसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन लाया जा सके। द नेहरू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अभी देखिए हम लोग नेहरू गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं। द नेहरू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सच एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT. In 1961, the Union government formed the NCERT, National Council of Educational Research and Training. प्लीज याद रखिए 1961 में NCERT का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। NCERT, National Council of Educational Research and Training, ठीक है। Based on the report and recommendations of the Kothari Commission. कोठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमीशन है, ये कमेटी बनाई गई थी, इसको प्लीज याद रखिए। कोठारी कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म था, ये मतलब इतना ज्यादा चेंजेस आया था और उससे काफी काफी बेनिफिट हुआ हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। कोठारी कमीशन 1964-1966 में आया था ये। तो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, जो कोठारी कमीशन का रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस था उसके आधार पर बहुत सारे चेंजेस किए गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी announced the first national policy on education in 1968। ये जो फर्स्ट जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ईस्वी में देखा गया था, ये बेसिकली कोठारी कमीशन का ही रिकमेंडेशंस था, which called for the radical restructuring। radical restructuring मतलब खतरनाक तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब जो पहले से चलता हुआ आ रहा है उसमें अभी बहुत ज्यादा जरूरत है रिस्ट्रक्चर करने का, क्योंकि जो हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का चलता आ रहा था काफी ट्रेडिशनल फॉर्म में था, वो एट पार विद अदर वेस्टर्न कंट्रीज नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एजुकेशन सिस्टम केवल इंडिया के स्टूडेंट के लिए ही काम करेगा। जब हमारे भारत के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनको कभी बैकवर्डनेस फील नहीं हो। हर एक चीज, हर एक टेक्नोलॉजी से लेकर के मॉडर्नाइजेशन तक हर एक चीज स्टूडेंट्स को दे दिया जाए। तो काफी बड़ी यहाँ पर चेंजेस अपने को उन्होंने सजेस्ट किया था कोठारी कमीशन। एंड प्रपोज्ड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और ये भी सजेस्ट किया था कि सभी को एक समान एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको कुछ अलग एजुकेशन सिस्टम दिया जाए और अमीर घर के बच्चों को एक अलग एजुकेशन सिस्टम दिया जाए। एक समानता होनी चाहिए, एक इक्वलनेस होना चाहिए, ठीक है। तो कोठारी कमीशन 1964-1966। अभी हम लोग देखते हैं 1968, जो पहला जो आया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, उसमें क्या क्या कुछ सजेस्ट किया गया था। द पॉलिसी कॉल्ड द फुलफिलिंग कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। ये पॉलिसी बताया था कि भाई 14 साल के बच्चों जो भी हैं सभी को कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य है, ठीक है। 1968 में एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी बनाया गया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा यहां लैंग्वेज वर्ड यूज किया जा रहा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या था? टू बी इंप्लीमेंटेड इन सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया गया था। क्या था? द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शन था। दूसरा क्या था? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में वो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या उस स्टेट का, उसको यूज करना है। थर्ड था हिंदी। तो फर्स्ट हमने देखा इंग्लिश, सेकंड हमने देखा उस रेस्पेक्टिव जगह का ऑफिशियल लैंग्वेज, और तीसरा हमने देखा हिंदी। ये था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो 1968 में लाया गया था। प्लीज इसको याद रखिए, फर्स्ट टाइम 1968। ये हमने कुछ चेंजेस देखे 1968 में फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम 1986 राजीव गांधी जी के टाइम में, फिर उसमें कुछ और अपने को चेंजेस देखने को मिला। इन 1986 द गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। The new national policy called for special emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunities। देखिए फर्स्ट में भी हमने देखा कि जब वो शुरुआत हो रहा था हमारा नेशनल एजुकेशन इंडिया का, तो ये एक कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई इक्वलनेस होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहा था, वो एक समानता नहीं हो पा रही थी। तो फिर 1986 में जब ये राजीव गांधी जी के काल में आया तो उन्होंने फिर इसको एक स्पेशल एम्फेसिस दिया कि भाई अपने जो भी डिफरेंसेस है उसको साइड कर देना है और सभी एजुकेशन सिस्टम को एक समान लेकर के चलना है, ताकि जो भी स्टूडेंट गेन कर रहे हैं वो एक समान हो। जब भी किसी भी स्टूडेंट्स में कंपटीशन हो तो वो एक समान अपने आप को सामने लेकर के आए, ठीक है। स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज, खास करके ये वुमेन्स, इंडियन वुमेन्स के लिए इसको देखा गया, ध्यान में रखा गया।
एससीज और एसटीज के लिए। देखिए एससीज और एसटीज काफी वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये पिछड़े रहते हैं, ये उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम इनको नहीं मिल पा रहा था जिस लेवल का बाकी बाकी अच्छे कास्ट में, अच्छे सोसाइटीज में दी जाती है। तो ये कम्युनिटीज कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे, तो इसी के लिए एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया कि वुमेन्स, एससीज और एसटीज को खास करके हमें फोकस करना है ताकि ये लोग भी एट पार विद अदर स्टूडेंट्स आ पाए। ये 1986 में आया था चेंजेस, ठीक है। अभी 1986 में एक ये प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये कई एक बार एग्जाम में आ चुका है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो ये 1986 में राजीव गांधी जी के काल में जब ये नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन आया था, तो इस टाइम पे उसको लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड। ये बेसिकली ये इसलिए लाया गया था ताकि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में उसको इंप्रूव किया जा सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसको नाम दिया गया था। एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी। देखिए उस समय भी ये टारगेट लिया गया था कि जो एजुकेशन पॉलिसीज में जो खर्च आएगा, जो स्पेंड किया जाएगा सरकार के द्वारा, वो 6% के आसपास होगा। कोशिश अपने को ही करना है। तो ये जो 6% का सोच अभी जो हम लोग देख रहे हैं 2020 वाले में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये कोई नया नहीं है, ये एक्चुअली पहले भी आया था। ये 1986 के टाइम पर भी ये सोच को आया था कि हम लोग को ये कोशिश करना है कि हम लोग 6% स्पेंड करें अपने जीडीपी का ऑन इंडियाज एजुकेशन, ताकि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा सके, संवारा जा सके इंडिया एजुकेशन सिस्टम को। फिर 1992 में इसी को थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई किया गया। In 1986 national policy on education was modified in 1992 by the पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। उसमें क्या कुछ चेंजेस सजेस्ट किया गया था, 3 एग्जाम स्कीम लाया गया था। इसको भी प्लीज याद रखिए, 3 एग्जाम स्कीम 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा लाया गया था, जो कि एक्चुअली 1986 का जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था उसके अंदर में था ये, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम स्कीम क्या था, पहला था जेई, दूसरा है एआई ट्रिपल ई एट द नेशनल लेवल। हम लोग देखते हैं जेई और एआई ट्रिपल ई का एग्जाम्स होता है एट द नेशनल लेवल, साथ ही साथ स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी होता है SLEE। ये 3 लेवल का स्कीम आया था जो उस समय सजेस्ट किया गया था और उसको इंप्लीमेंट किया गया। अभी भी हम लोग देखते हैं एआई ट्रिपल ई जेई का एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का भी अलग से एक एग्जाम होता है, ठीक है। New policy aims for universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio। देखिए अभी हम लोग आ गए हैं हाइलाइट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी का जो रिसेंट में जो भी हमने चेंजेस देखा वो क्या, इसमें क्या मेन फोकस इसमें क्या, तो अभी तक हमने वो पार्ट को देखा जो हमारा हिस्ट्री था कि वो कहां से आखिर उत्पन्न हुआ, 1968 में क्या हुआ, 1986 में क्या हुआ, फिर 1992 में मॉडिफिकेशन के साथ में क्या हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं 2020 में क्या क्या अभी अपने को देखने को मिल रहा है। तो इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जो एडमिशन्स होते हैं, एनरोल किए जाते हैं कभी जिस स्टूडेंट को स्कूल्स में, तो उसमें ये देखा जाए कि जो उनका जो एडमिशन हो रहा है और जितने जितने बच्चे हैं उस एरिया में, उन सभी का एनरोलमेंट हो, उन सभी का एडमिशन हो उस स्कूल में। तो ये भी अपने को इंश्योर करना है। मतलब अभी सपोज करो, आप सपोज कीजिए कि किसी गांव में 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चे में से स्कूल में केवल पढ़ने के लिए 40 बच्चे जा रहे हैं, 60 बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट नहीं हुआ वहां पर। तो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी लेकर के आना है, सरकार का ये भी एक एम है इस नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में। इन स्कूल्स बाय 2030 तक का ये टारगेट लिया गया है। देखिए ये बहुत इजी नहीं है, जितना इजी सुनने को लगता है उतना इजी एक्चुअली में है नहीं। इसी के लिए इस टारगेट को काफी लंबे टाइम के लिए लिया गया है कि 2030 तक हमें ये कोशिश करनी है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आए, ठीक है। NPE National Education Policy 2020 will bring 2 crore out of school children back into the mainstream through open schooling system। देखिए बहुत सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वो कोई आते हैं आंगनवाड़ी तक आते हैं, कोई क्लास 2 तक आते हैं, कोई क्लास 5 तक आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 8 तक आते आते स्कूल छोड़ देते हैं, और जो बचते हैं वो क्लास 10 तक आते हैं छोड़ देते हैं, उसमें से भी जो रहते हैं वो क्लास 12 तक आते छोड़ते हैं, और इस तरह से मतलब हायर एजुकेशन तक जाते जाते जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत कम हो जाता है।
तो ये पॉलिसी से ये भी कोशिश की जाएगी कि वो सारे बच्चे जो अपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, उनको फिर से वापस लाया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ दिया जाए, ताकि ठीक है यार, अगर तुम्हारा स्कूलिंग छूट गया है तो हम लोग फिर से तुमको चांस देते हैं, आप पढ़ाई करो। क्योंकि देखिए, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, तो इसी के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ स्टूडेंट के लिए के केस में ये देखा जाएगा कि उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। अभी का जो करंट 10+2 सिस्टम है विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू 5+3+3+4। ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। 10+2 सिस्टम अभी हम लोग देखते हैं 12वीं ही ये भी रहेगा, ये भी 12 तक रहेगा, लेकिन ये सॉरी 12+3 और इसमें ऐड हो जा रहा है, ये 15 तक हो जा रहा है। तो 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एजेस। अभी देखिए, इन सभी को एज के साथ लिंक कर दिया गया। ये जो आपको 5 देखने को मिल रहा है, ये 5 बेसिकली आपको 3 से 8 एज तक का जो ग्रुप है वो उसके लिए है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। ये जो नेक्स्ट वाला 3 है, ये आपको इसके साथ में देखने को मिलेगा 8 से 11। ये जो आपको 3 देखने को मिल रहा है, ये 3 आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है 11 to 14। और ये जो 4 है, ये 4 आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है जो 14 to 18 है। ठीक है, देखिए अभी क्या था कि अभी जो हमारा राइट टू एजुकेशन भी होता है ना, उसमें ये कहा जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में, मुफ्त में पढ़ाई दी जाएगी। ये होता है 6 से 14 साल के बच्चों को। लेकिन अगर आप देखोगे कि 6 साल से पहले का जो बच्चा है, उसके लिए एक्चुअली में कुछ नहीं था, तो उसको भी अभी मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए ये 5+3+3+4 को लाया गया है। तो ये जो 5 है, पहला वाला 5, जिसके लिए 3 साल से 8 साल रखा गया, बीच में जो 5 का गैप है, ये इसी 5 के लिए है कि देखिए अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्री स्कूलिंग को भी ऐड कर दिया गया है। आप प्री स्कूलिंग बोल सकते हो या आंगनवाड़ी बोल सकते हो, जहाँ पर छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसको ऐड किया गया है। तो 3 साल प्री स्कूलिंग के लिए दे दिया गया है, या 3 साल आप बोल सकते हो आंगनवाड़ी के लिए दे दिया गया है। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, तो 3 साल प्लस 1 एक 4 साल प्लस 2 एक 4 साल 5 साल। तो 5 साल मतलब क्लास 2 तक में अगर जो बच्चा अभी अपना 8 एज में है, 8 साल का एज में है, वो क्लास 2 में के आसपास में भी रहेगा। उसका ये एक एजम्पशन चल रहा है। अभी जो क्लास 3 से ऊपर उठ रहा है, 3 4 5, तो ये 3 हो गया 3 4 5। ठीक है, अभी 3 4 5 के लिए यहाँ पे 3 साल दिया गया है, ये हो गया 8 से 9 10 11। ठीक है, अभी अपने 5 तक देख लिए हैं। अभी 6 7 8 के लिए ये 3 साल है, और उसके लिए ये दिया गया है 11 से 14, मतलब 12 13 और 14। यहां तक अभी अपने देखा, ये क्लास 2 तक आया, ये क्लास 5 तक आया, ये क्लास 8 तक आया। अभी क्लास 8 के बाद से लेके क्लास 12 तक जो है, ये क्लास 12 के लिए ये जो 4 साल हो रहा है, 8 से लेके 12 तक, ये 4 यहां आ रहा है। वो उसमें माना जा रहा है कि जो भी बच्चे 14 से 18 साल के एज में होंगे, उनके लिए ये स्लैब रखा गया। मतलब 18 साल की उम्र में तक में एनी हाउ इनका 10+2 कंप्लीट हो जाएगा, अगर सब कुछ इसी हिसाब से चला तो। बहुत ही एक नया ये कंसेप्ट अपने को देखने को मिल रहा है, और जरूरत भी थी हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, हमारे पूरे इंडिया को, ये कुछ एक बदलाव लाया जाए। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है, वो मतलब उस लायक नहीं है जिस लायक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या और अपने को इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक ये 3 to 6 ईयर वाले एज के जो बच्चे थे, इनको अभी तक स्कूल करिकुलम में नहीं ऐड किया गया था, लेकिन अब से ये स्कूल करिकुलम में आया करेंगे, क्योंकि प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी को भी इसमें जोड़ दिया गया है। 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विद 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल। ठीक है, 12 + 3 तो 15 ईयर्स। अभी टोटल 15 to 15 ईयर्स को यहाँ पर लाया जा रहा है। पहले ये 3 साल को छोड़ करके उसके ऊपर 12 साल के केस में हम लोग देखते थे। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी देखिए, अभी यहाँ पर मेनली इसमें एम्फेसिस दिया जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब कि जो बेस जो होता है, नींव जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी। अभी बचपन से ही वो जो फाउंडेशन को ही पे ही फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चे जब ऊपर उठे तो उनके पास में एक अच्छी शिक्षा रहे। ऐसा नहीं हो कि वो लोग दूसरे स्कूल में जाकर के लॉस्ट हो जाए कहीं पर कि यार अपने को तो इससे आता ही नहीं है। तो जब फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स।
ये भी देखिए, ये भी आपको देखने को मिलेगा हमारे नए वाले पॉलिसी में कि कोई एक रिजिड सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा स्ट्रीम्स में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स वगैरह इस तरह से कोई रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा, ना स्ट्रीम्स में, ना एक्स्ट्रा करिकुलर में, ना वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी आपको नई एक चीज, एक नई पहल आपको देखने को मिलेगी। टीचिंग्स अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग, ये एक बहुत ही अच्छी चेंजेस की गई है। आप बिल्कुल इसको याद रख लीजिए कि अप टू ग्रेड 5 या क्लास 5 तक में जो भी टीचिंग होगी वो मदर टंग में ही होगी या रीजनल लैंग्वेज में होगी। अभी जो बच्चे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का जो अपना रीजनल लैंग्वेज है, वहां का जो अपना मदर टंग है, उसमें क्लास 5 तक उसकी पढ़ाई की जाएगी। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन द एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर में ये कोई भी लैंग्वेज, भाई अभी कोई सपोज कीजिए कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है और उस पे ये इम्पोज करना कि नहीं आप हिंदी में पढ़ाई करो, ऐसा कोई इम्पोज नहीं किया जाएगा। और क्लास 5 तक ये स्कूल इंश्योर करेंगे कि वो बच्चे को क्लास 5 तक जो भी शिक्षा दी जा रही है वहां के लोकल लैंग्वेज में दी जाए, वहां के रीजनल लैंग्वेज में दी जाए। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिए और याद कर लिया कीजिए। 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी दिया जाएगा, मतलब जब भी कोई प्रोग्रेस कार्ड बनेगा तो उसमें हर एक चीज, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए, केवल वो इसका पढ़ाई कर रहा है तो उसी की इसके बेसिस पे कोई प्रोग्रेस कार्ड बना के दे दिया जाए, वो सब ठीक नहीं है। 360 डिग्री मतलब हर एक एंगल को देखा जाएगा उस स्टूडेंट का प्रोग्रेस कार्ड को बनाने से पहले। बहुत ही अच्छी पहल है। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, मतलब सरकार की अब ये पहल है कि 2030 तक जो टीचर्स लोगों की जो डिग्री होती थी, टीचर्स लोगों को जो डिग्री दी जाती थी बीएड की डिग्री, अब वो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री हो जाएगी। अभी तक क्या होता है कि अभी तक अब आपको 2 साल का बीएड का कोर्स होता है, इससे पहले 1 साल का बीएड का कोर्स हुआ करता था। तो अब क्या है कि 2030 तक में सरकार और भी आपको चेंजेस कुछ लाने जा रही है, आपको जो बीएड का डिग्री होगा वो 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हायर एजुकेशन के केस में क्या क्या चेंजेस किया गया है इस पॉलिसी में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड, देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब कभी स्टूडेंट स्कूल में जाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे उनका क्लास ऊपर उठता है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को कम होते जाते हैं, और फाइनली क्लास 12 के बाद में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं, जो अपना ग्रेजुएशन के लिए आगे आते हैं। तो इस पर अब सरकार ध्यान दे रही है कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको बढ़ाया जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स को रिटेन किया जाएगा कि आप हायर एजुकेशन के लिए भी आगे आइए। क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण में उनको पढ़ाई छूट जाती है, सरकार उस पर फोकस करेगी और कोशिश करेगी उन सभी हिंड्रेंस को हटाने का, ताकि स्टूडेंट केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करे। बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो बुक्स वगैरह नहीं ले पाते हैं, कहीं बाहर नहीं भेज पाते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। तो सरकार इन सभी मुद्दों पर ध्यान देगी ताकि हर एक बच्चा, कोशिश ये करना है कि वो हायर एजुकेशन के लिए भी सामने आए, खास करके कम से कम 50% बच्चे को, मतलब 50% अपने को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है बाय 2035 2035 तक। ये भी इतना आसान बात नहीं है, इसी के लिए सरकार अपने हाथ में समय लेके चल रही है कि हम ये टारगेट लेके चलते हैं कि 2035 तक अपने को हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक इंक्रीज कर देना है। ठीक है, यूजी एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 और 4 इयर्स विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। ये देखिए यूजी एजुकेशन जो होता है अंडर ग्रेजुएट, वहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज की गई है, क्योंकि अब ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अब क्या ये 3 to 4 इयर्स मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिया जा सकता है कि आप इस लेवल से इस लेवल तक आ गए हैं, आपका पढ़ाई अगर किसी कारण से छूट रहा है तो आप वहां पर छोड़ करके आप जाइए और फिर वापस आकर के फिर आप उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि वो जो छूट गया वो छूट गया, जहां तक छूटा है उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि उस पीरियड तक का एजुकेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी किसी का क्लास 8 तक का छूट गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी क्या है कि नए वाले में 5+3, तो 5+3+3 मतलब आपका 8 तक का आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आपने उस लेवल तक का अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये इसका एक नया निर्माण किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, जो कि एट पार विद आईआईटीज और आईआईएम्स होंगे। तो आप समझ सकते हो कि सरकार कितनी, मतलब कितनी फोकस्ड हो गई है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। हमारे इंडिया में ये रिसर्च कल्चर जो है ना, इसके बहुत कमी है।
मतलब आप देखोगे कि बाहर कंट्रीज में स्कूल्स कॉलेजेस वो रिसर्च, जो R&D होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खासकर कंपनीज भी इतना इतना पैसा वहां खर्च करती है, ताकि जब तक कोई रिसर्च नहीं होगा ना तब तक आप किसी नए चीज के बारे में नहीं जान सकते हो। तो इसी के लिए कोशिश ये करेगी सरकार की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगी और विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी, जिसका काम रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कल्चर को ध्यान देना है, स्टूडेंट को इसमें खींच कर लाना है, फोकस कराना है इसमें। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, HECI। मतलब आप देख सकते हो यार कि सरकार हायर एजुकेशन को लेकर के भी कितनी कंसर्न हो गई है। विल बी सेटअप एज अ सिंगल ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग, यहां ध्यान दीजिए, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनने जा रहा है, दिस विल एक्सक्लूड मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ये आपका एग्जाम में एक सॉलिड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मेडिकल और लीगल एग्जाम जो होते हैं उससे इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से। 4 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स बनाए जाएंगे। वो वर्टिकल्स क्या है? पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसका काम है रेगुलेशंस करना रहेगा। दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका काम है स्टैंडर्ड सेटिंग, क्या स्टैंडर्ड्स होना है, क्या रूल्स क्या प्रोसीजर्स होने हैं। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, इसका क्या होगा? इसका काम है फंडिंग, क्योंकि बिना फंडिंग का कुछ भी नहीं चलता है। उसके बाद क्या है? नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसका काम है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का मतलब कि अभी किसी कॉलेज को मान्यता देनी है, किसी को एफिलिएशन देना है, तो वो सब देख रेख ये इसका इनके अंडर में आएगा, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल के अंदर में, ठीक है। अभी क्या है? एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज टू बी फेज्ड आउट इन 15 इयर्स। जो कॉलेजेस को एफिलिएशन दी जाती है वो सभी को हटा दिया जाएगा अगले 15 साल में। आपको ऐसा कुछ भी अब देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे इसको फेज्ड आउट कर दिया जाएगा। उसके जगह में ग्रेडेड ऑटोनॉमी और टू कॉलेजेस, मतलब कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, या तो वो ऑटोनॉमस डिग्री अपने से दे, या तो फिर और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी, या तो वो डायरेक्टली एक यूनिवर्सिटी के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो अफिलिएशन जैसा अब कोई चीज आपको धीरे धीरे खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। 15 साल का टारगेट सरकार ने लिया है, इसको हटा दिया जाएगा। एंड ऑटोनॉमस बॉडी, द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, इसका निर्माण किया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा। द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, और द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ताकि जो आइडियाज है उसका फ्री आदान प्रदान किया जाए, एक्सचेंज किया जाए। बहुत सारे आइडियाज ऐसे रहते हैं जो इंसान के अंदर रह जाते हैं और उन्हीं के साथ में चले जाते हैं। आइडियाज तभी बेनिफिट है जब उसको शेयर किया जाए, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड, एक जेंडर इंक्लूजन फंड का सेटिंग किया जाएगा। प्लीज इसको याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड को बनाया जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, ताकि जो ऐसा एरिया है जो डिसएडवांटेज्ड एरिया है, खास करके वो हो सकता है कुछ रूरल एरियाज हो या कुछ ऐसे एरियाज हो जो कि आउटस्कर्ट्स में है, या कोई हाई माउंटेन्स पे है, वहां पर एजुकेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे एरिया में स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, ताकि वो ग्रुप जो उस वहां पर रह रहे हैं या वो एरिया, उसको अच्छे से स्पेशल फोकस दे करके वहां का एजुकेशन सिस्टम को और बढ़ा। देखिए, अगर अगर पूरा इंडिया का एज ए होल एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है ना, तो हमें इंडिया का हर एक पार्ट को ध्यान में रख करके उसके बारे में सोच करके चलना पड़ेगा आगे, ठीक है। Will promote multilingualism in both schools and higher education, multilingualism in both schools and higher education, ठीक है। ये अभी आपको देखने को मिलेगा, ये सरकार प्रमोट करेगी, अच्छी चीज है, मल्टीलिंगुअलिज्म होना भी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली बनाया जाएगा, पर्शियन एंड प्राकृत। ये मतलब जो एंशिएंट लैंग्वेजेस अपने को देखने को मिलता था, जब अपने बात करते हैं मतलब बिल्कुल एकदम मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे भी अगर चले जाते हैं, या अगर आप मेडिवल हिस्ट्री से थोड़ा सा अगर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के बीच में भी रहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री तक में भी अगर आप रहते हैं जहां पर बोलचाल होती थी, तो वहां पर भी आपको ये पाली लैंग्वेज सुनने को मिलता था। पर्शियंस होते थे, प्राकृत होते थे, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं जो प्राकृत लैंग्वेज में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये सरकार प्रमोट कर रही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब कितनी चेंजेस आपको इस पॉलिसी में देखने को मिल रही है। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे लास्ट का ये जो पॉइंट इस वीडियो का मैं जो आपको बता रहा हूं कि टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी, ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि जो हमारे टोटल जीडीपी का 6%
वो खर्च किया जाए, ताकि देखिए एजुकेशन 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 बोलने से केवल एजुकेशन नहीं मिलने जा रहा है, इसमें खर्च बहुत होता है, सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, कैपिटल्स बनाने पड़ते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कराने पड़ते हैं, स्कूल्स की मरम्मत होती है, टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है, कुछ एक रिसर्च ग्रुप्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें, पैसा बहुत लगता है इन सभी चीजों में। तो सरकार अब यही कोशिश करेगी कि 6% अपने जीडीपी का कम से कम एजुकेशन को दिया जाए, ताकि हर हाल में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। देखिए अभी अगर आप देखोगे तो करीब 2.5 से 3% के आसपास में हमारा इंडिया का जीडीपी है जो एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, बाकी नहीं किया था। अगर आप दूसरे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज को देखोगे तो वो लोग अपने जीडीपी का 6, 7, 8% तक भी अपने एजुकेशन पे खर्च करते हैं, लेकिन इंडिया नहीं करता है। तो इंडिया को करना पड़ेगा, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त बनाना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये सभी हम भी अभी तक हमने जो नया हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में हमने हर एक वर्ड को, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा। प्लीज इस वीडियो को अच्छे से फिर से आप अपने घर में रिवाइज कर लीजिए, और इसका इसका जो पीडीएफ कॉपी है, ये हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसका लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, आप उस पर जाकर के उस पीडीएफ को इससे डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज घर में इसको रिवाइज कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।